सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। चलिए आज हम हिस्ट्री 7 क्लास का सेकंड चैप्टर करने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, जिसमें हम 6 क्लास कंप्लीट कर दिया हूँ हिस्ट्री का, और 7 क्लास आज सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है नए राजा और उसके राज्य। तो चलिए इसमें स्टार्ट करता हूँ क्या दिया हुआ है। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंश का उदय हुआ। मानचित्र फर्स्ट में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखाया गया है। तो ये मानचित्र बहुत इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए इसको। देखिए इसमें मानचित्र में गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चहमान यानी कि चौहान के स्थान का निर्धारण कीजिए। क्या आप आज के उन राज्यों की पहचान कर सकते हैं जिन पर उनका नियंत्रण था? ये देखिए यहाँ गुर्जर प्रतिहार है, क्षेत्र इसका है, और यहाँ पर दिया हुआ है ये पाल शासक का हो गया, ये राष्ट्रकूट का हो गया, राष्ट्रकूट। ये इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलता हूँ। इसके बाद देखिए नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनमें उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत या महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर लेते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का भी दावा करते थे। इस तरह का एक उदाहरण है, ढक्कन में राष्ट्रकूट था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ शाब्दिक सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इन्हें याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा अस्तित्व प्राप्त कर लेता था। जैसे कि ये देखिए चालुक्य वंश का था एक राष्ट्रकूट, उसी के अंतर्गत पहले आता था, और इसी के एक सामंत था दंती दुर्ग, जो कि दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया और अपने आप को उससे स्वतंत्र कर दिया चालुक्य से। और ये गैर क्षत्रिय था और शासन करने का अधिकार क्षत्रिय को था, इसलिए इन्होंने हिरण्यगर्भ यज्ञ करवाया दंती दुर्ग ने, और अपने आप को क्षत्रिय के रूप में स्वीकार किया और राजा बन गए। इलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र, जिसमें विष्णु के नर सिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। कुछ अन्य उदाहरण में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कयम्ब, मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपनाने का फैसला किया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किया। कदम मयूर शर्मन थे जो कि कर्नाटक में थे, और गुर्जर प्रतिहार राजस्थान और गुजरात वाला क्षेत्र में थे। राज्यों में प्रशासन। इन नए राजाओं में से कई ने महाधिराज राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह के बड़े बड़े भारी भरकम उपाधि धारण की। लेकिन इस तरह के दावे के बावजूद वे अपने सामंत और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। इन सभी राज्यों के उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठा किए जाते थे।
इसको अक्सर अपने उत्पाद का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारी से भी लिया जाता था। 400 कर। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल शासक के अभिलेख में विभिन्न किस्म के करों का उल्लेख है, जिसमें 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिले हैं। 400 प्रकार के कर थे। सबसे अधिक उल्लेखित कर है वेटी, जो नगद की बजाय जबरन श्रम कर था। वेटी के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम, और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या तार के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादि का भी उल्लेख है। लेकिन वेटी जो जबरन श्रम कर था, जो कि ज़्यादा फेमस है। ये संसाधन राजा के व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधनों उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारी मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारी की नियुक्ति सामान्य प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी, प्रायः वंशानुगत होती थी, जो कि राजस्व वसूली की पदाधिकारी वंशानुगत होती थी पद। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों यानी पद पर होते थे। वंशानुगत था। प्रशस्ति और भूमि अनुदान। प्रशस्ति में ऐसे ब्यौरे होते जो शब्द सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन ये प्रशस्ति हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए शूरवीर विजय योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मण द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करती थी। नागभट्ट की उपाधि। कई शासकों ने प्रशस्ति में अपनी उपलब्धियों को बखान किया है। अपने पिछले साल गुप्त शासक यानी समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा है। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर यानी कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पाई जाने वाली एक प्रशस्ति प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। आंध्र सैदव विदर्भ महाराष्ट्र का हिस्सा और कलिंग उड़ीसा का हिस्सा के राजा आगे तभी धाराशाही हो गए जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कनौज के शासन चक्र युद्ध को विजित किया। उन्होंने वंग यानी कि बंगाल का हिस्सा, अनर्थ गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात वनवासी, तुरुकस तुर्क, वत्स्य मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राजाओं को पराजित किया। इससे ये जान राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्रपत्रों पर अभिलेखित होते थे, जो भूमि पाने वालों को दिए जाते थे। यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्रपत्र का एक संग्रह, जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं उस पर राजसी मुहर लगी है, जो यह बतलाने के लिए है कि यह प्रमाणिक दस्तावेज है। भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था। यह चोल के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। हमने मिट्टी के मेढ़े बनाकर साथ ही कटेदार झड़ियों लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर यह चीज़ें फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे और फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह, एक गांव, बावी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली जमीन, हौज, अन्नागार, मछली के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झील
जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। वह पक्की ईंटों से बनी ऊपर मालों पर बने कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कटेदार झाड़ियाँ लगवा सकता है, जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद न हो और तटबंधों का निर्माण हो। लेख में सिंचाई के जितने संभव स्रोत का उल्लेख है उनकी सूची बनाइए और विचार विमर्श कीजिए कि इनका कैसे इस्तेमाल होता होगा। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया है जिसमें कश्मीर के शासन राजाओं का इतिहास दर्ज है। इससे कल्हन नामक एक रचनाकार द्वारा लिखा गया है। कल्हन ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिला लेखों, दस्तावेजों और प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ है। धन के लिए युद्ध। आपने यह गौर किया होगा कि इसमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरों क्षेत्र पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी के कनौज नगर, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कनौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूँकि इस लंबी चली लड़ाइयों में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकार इन्हें त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में कहा जाता है। त्रिपक्षीय संघर्ष कनौज के लिए हुआ था जिसमें गुर्जर प्रतिहार गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र से था, राष्ट्रकूट यानी कि थोड़ा सा दक्षिण की ओर से था और पाल बंगाल की ओर से था। ये तीनों लड़ रहे थे आपस में। उसके बाद जैसा कि हम देखेंगे शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपना सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे। वे कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। आप अध्याय 5 में इसके बारे में और पढ़ेंगे। अफगानिस्तान के गजनी सुल्तान महमूद गजनवी ऐसे शासक में से अपने प्रसिद्ध थे। उसने 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर फेमस है। महमूद जो धन उठा ले गया वह बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी में खर्च हुआ। उसका राजधानी बनाने में खर्च हुआ था, जो कि यहाँ से सोमनाथ मंदिर से लूट के गया था। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी बातें जानना चाहता था और उसने अल बरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप पर लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी में लिखी गई इसकी कृति किताब उल हिंद होता है या किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल बरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वान से परामर्श किया। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमान भी थे। चहमान या चौहान भी थे, जो बाद में चौहानों के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों में शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपना नियंत्रण क्षेत्र पर विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चौहानों का सबसे प्रसिद्ध राजा था पृथ्वीराज तृतीय।
1168 से 1192 तक, जिसने सुल्तान घोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे साल ही 1192 में उसने हाथों हार गया। यानी कि 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच में पहला युद्ध हुआ और 1192 में दूसरा युद्ध हुआ। ये हो गया तराइन का प्रथम युद्ध, और ये तराइन का दूसरा युद्ध हो गया। इसके बाद देखिए चोल राज नज़दीक से एक नज़र। ये चोल का है, ये देखिए ये चोल राज का है, जो कि हम पढ़ने वाले हैं चोल के बारे में। उरैयूर से तंजावुर तक चोल वंश सत्ता कैसे आया। कावेरी डेल्टा में मुटियार नाम के प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे, यानी कि सामंत थे। उरैयूर के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालया ने 9वीं सदी के मध्य में मुटियारों को हराकर इसे डेल्टा पर कब्जा जमाया और वहां तंजावुर शहर और निशुंभसूदिनी देवी मंदिर बनवाया। ये देखिए ये भी वैसा ही था जैसे कि ये तो चालुक्य के ये तो एक मातहत यानी कि सामंत थे, राष्ट्रकूट जो कि स्थापना किए, वैसा ही ये भी थे जो कि ये तो स्थापना किए चोल वंश। विजयालय यानी कि चोल वंश की स्थापना विजयालय ने किया था। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़त गया। दक्षिण और उत्तर में पांड्यन और पल्लव के इस राज्य का हिस्सा बना लिया गया। राज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था, 985 में राजा बना और इसी ने ज़्यादातर क्षेत्रों पर नियंत्रण विस्तार किया। उन्होंने साम्राज्य के प्रशासन पर भी पुनर्गठन किया। राज का पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तक दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों पर भी हमला किया। इन अभियानों के लिए शासक एक जल सेना भी बनाई। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य कला और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए हैं। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा की गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उस सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्प में सबसे प्रसिद्ध था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती है, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। कृषि और सिंचाई। चोल की कई उपलब्धियों कृषि में भी हुआ नए विकासों के संसाधनों से संभव हुआ। मानचित्र 2 में देखिए और गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बटी जाती है। ये शाखाएं बार बार अपनी उछलती है, जिसमें किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा कर हो रहती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया करती है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले से ही विकसित हो चुकी थी।
पर 5वीं या 6वीं सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाते थे और पानी के खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होता था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। एक चोल कांस्य प्रतिमा है जो कि ऊपर दिखाया हुआ है। इतनी सावधानी के साथ उसे अलंकृत किया गया है। इस पर गौर कीजिए, ऐसी प्रतिमाएं किस तरह बनाई जाती थी। ये सीढ़ी बनाया हुआ है चित्र में, और जिसके द्वारा तो पानी की झील की जो पानी की माप किया जाता था कि यहाँ तक है, यहाँ तक है, या कितना नीचे तक है। 9वीं शताब्दी तमिलनाडु का एक जल द्वार हौज से नदी की शाखाएं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। इस पानी से खेत सींचे जाते थे। जल द्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु बांधा है जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों के नहर में दर प्रवाह की संचालित करता था। कई जगह पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों को देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया गया। ज़्यादातर नए शासकों, साथ ही साथ गाँवों में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। साम्राज्य और प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियां जो ऊर कहलाती थी सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई। इस तरह के गांवों के समूह को नाडु कहते हैं। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने के लिए प्रशासकीय कार्य थे। जो कि देखिए, जो गांव में रहते थे उसे ऊर कहते थे, बस्तियों को ऊर कहा जाता था, और नाडु एक प्रकार समूह था जो कि प्रशासन संभालता था और कर वसूलता था। वेल्ला जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामी को चोल राजाओं ने समान रूप में मूवेंदार 3 राजाओं को अपने सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, अय्यार, प्रधान जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। ये देखिए, वेला हम पढ़ चुके हैं पिछले। वेला किसको कहा जाता है? वेला बड़े किसान को वेला कहा जाता था। अउनवार कहा जाता था ये मध्यम किसान को, और कैडेसियर कहा जाता था छोटे किसान को, जो कि हमने पहले पढ़ चुका हूँ 6th क्लास का एनसीईआरटी में। चलिए, भूमि के प्रकार। चोल अभिलेखों में भूमि के विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। वेलन वगई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। वेलन वगई गैर ब्राह्मण किसान थे जो कि ब्राह्मण नहीं थे। ब्राह्मण का जो हुआ तो ब्राह्मण के उपहार में दी गई भूमि ब्राह्मण दे हो गया। शालाभोग किसी विद्यालय को रख रखाव के लिए भूमि शालाभोग। देवदान तिरुवनमट्टुकनी मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। पच्चीचंदम जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि। हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रहदेह प्राप्त हुआ है। परिणाम स्वरूप कावेरी नदी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्राह्मण देह की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामी की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनमें निर्णय शिलालेख के प्राय मंदिरों के पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम
के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संग भी अक्सर शहरों में प्रशासनीय कार्य संपादित किए थे। व्यापारियों को समूह को नगरम कहा जाता है। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले में उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचे, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समिति होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उन्हें नाम ताल पत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे, और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था, जो कि ब्राह्मण के सदस्य थे। अभिलेख और लिखित सामग्री। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां वे भू राजस्व वसूला जाता था। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनीय मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसमें अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं, वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। 7वीं शताब्दी के तमिल कृति पेरिया पूर्णम के एक उद्गम, ये उत्तर मेरूर अभिलेख के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें कि बता रहा था ये बड़े लोगों के बारे में, यानी कि उस टाइम के जो लग्जरियस लोग थे कैसे रहते थे। लेकिन तमिल कृति एक और है पेरियापुरम, जो कि मध्य वर्ग के लोगों के बारे में बताएगा। अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से 8 पड़ा पुलाया एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और वेला प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। लोगों का एक छोटा सा पुरवा था जिसमें ओछे किस्म के पेशों में लगे खेतिहर मजदूर रहते थे। चमड़ों की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों के हाथों में छोटे मुर्गियां झुंडों में घूमते रहते थे। गहन रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे, छोटे पिल्लों को उठाकर उछलते चले रहे थे। मरूडू पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी, यानी कि वही उसका ने अपने बच्चों को, जो फीमेल मजदूर होते हैं उसे मजदूरनी कहा जाता है, अपने बच्चों को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ के भी थे जिसकी शाखाएं पर नागड़े लटके हुए थे, और नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन में बने छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुतिया पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गों पे पौ फटने से पहले तगड़े पुलैया का बहुवचन को दिन के काम पर जाने की हाँक लगाते हुए बाघ दे दी। धान कूटती लहरदार बलवाली पुलाया स्त्रियों के गाने की आवाज़ रोजाना काजी वृक्ष की छाया में फैलती थी। ये जो कि तमिल भाषा में था, ये पेरियापुरम के जो आम लोगों के बारे में जानकारी दिया उसी की भाषा में दिया, थोड़ा कठिन था। अन्यत्र पढ़ते हैं। तांग वंश के गुप्त का चिन्ह युग, तांग वंश के युग का चिन्ह, जो कि तांग वंश था युग में चीन में एक सभ्यता था तांग वंश, उसके बारे में कह रहा है। चीन में तांग राजवंशों के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक 7वीं से 10वीं सदी तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी
यानी इसकी राजधानी दुनिया में सबसे बड़े नगरों में से एक थी, जहाँ तुर्की, ईरान, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से ही नियुक्ति की गई। नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था प्रशासित होता था नौकर द्वारा। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलाव के साथ 1911 तक कायम रही। ये देखिए गुर्जर प्रतिहार, ये किस क्षेत्र में, हाँ गुजरात राजस्थान के क्षेत्र में रहेगा गुर्जर प्रतिहार। राष्ट्रकूट क्या हुआ, गुर्जर प्रतिहार यहाँ हो जाएगा। राष्ट्रकूट पाल तो बंगाल हो गया, चोल तमिलनाडु, पश्चिमी ढक्कन राष्ट्रकूट। अगला क्वेश्चन देखता हूँ। त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे 3 पक्ष के, एक था त्रिपक्षीय में एक था चोल नहीं था, एक था गुर्जर प्रतिहार, इधर से गुजरात के साइड से, बंगाल के साइड से पाल था, और यहाँ के साइड से राष्ट्रकूट था पश्चिमी ढक्कन से। चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या थी, जो कि उसमें हम उत्तर मेरूर अभिलेख में पढ़ चुके हैं, वो सब शर्त लिख देना है। चामानों के नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगर कौन से, चौहान के में आने वाले जो कि प्रमुख उत्तर भारत के 2 क्षेत्रों को लिख देना है। राष्ट्रकूट कैसे प्रभावशाली बना, सबसे पहले यह राष्ट्रकूट चालुक्य का जो यथी था, सामंत था। उसके बाद एक राष्ट्रकूट का संस्थापक था दंती दुर्ग, जिसने दंती दुर्ग ने अपने स्वामी यानी कि चोल वंशों चालुक्य के वंशों से तो रहने से इनकार कर दिया, यानी कि चालुक्य का ये सामंत था। नए राजवंशों की स्वीकृति हासिल करने के लिए क्या किया, नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए क्या किया, ये देख लीजिएगा। उसमें तमिल क्षेत्र में किस तरह की सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ, ये हम पढ़ चुके हैं अभी। चोल मंदिरों के साथ कौन कौन सी गतिविधियाँ जुड़ी हुई थी, वही जो कि था उसका विवरण अच्छा से था, उसी लिख देना है। बाकी सामंत के अब जानबे करते हैं अर्थ। मंदिर, नाडु, सभा, इस तमिल शब्द है ये दोनों, नाडु और सभा। सभा यानी कि नाडु प्रशासन करने वाला था ग्राम पर। चलिए मिलता हूँ नए वीडियो में, बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसका मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।